हेलो, जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। यह आपका लेक्चर नंबर 9 का पार्ट सी है। बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल और उससे पहले oogenesis के बारे में। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफिनेशन, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं जैसे मेनार्के, ओवल्यूशन और मेनोपॉज। तो हमने ये तीनों टर्म और इसकी डिफिनेशन देख ली थी। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र में जो अवस्थाएं होती हैं या जो प्रवस्था या फिर फेजेस होते हैं, उनको मुझे आपको आज बताना था। और बच्चों, इसके बाद आपका अगला टॉपिक आएगा फर्टिलाइजेशन। और सॉरी बच्चों, फर्टिलाइजेशन एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही आपका एक 2 मिनट या 3 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि वो कौन से हार्मोन हैं बच्चों जो आर्तव चक्र को नियंत्रित करते हैं। और इसके बाद आपका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन या रिसेशन की प्रक्रिया, इसके बाद आएगी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारा गैमेट बन चुका है। ये oogenesis के में ये जो oogenesis मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है या फीमेल बॉडी में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह इसमें होता क्या है, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों की होती है बच्चों। कभी कभी यह 21 से 35 दिनों की हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब मैं जल्दी से समराइज करता हूँ आपसे, 1 मिनट में लूँगा, 1 से 2 मिनट में मैं इसकी डिफिनेशन और जो इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं इसके, उनको मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो बच्चों, क्या हुआ था कि हमने इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कि उसके बाद हमारा oogenesis के बाद होता है ओवल्यूशन की प्रोसेस। जैसे oogenesis हो जाएगा तो ओवरी से निकलता है हमारा ओवा। इस प्रक्रिया को हम ओवल्यूशन बोलेंगे। मैच्योर ओवा निकल करके बच्चों आता है फैलोपियन ट्यूब में, और यह कुछ समय तक उसका स्पर्म का आने का वेट करता है। और जो अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और यही फर्टिलाइजेशन के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में होगा विदलन मतलब क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद हमारी 2 से 4 सेल्स बनेंगी। जाइगोट जो होता है हमारा 2 सेल्ड स्टेज होता है बच्चों। 2 सेल से 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 से 8 कोशिका, और 8 से 16, 16 से 32 सेल्ड स्टेज बच्चों। मतलब कि ब्लास्टुला सेल स्टेज में हमारा जो जाइगोट होता है या एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जो होता है हमारा बच्चों, वह आकर के यूटेरस की इनर लेयर मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम में आकर चिपक जाता है। और अगर यह मतलब कि अगर स्पर्म ओवा तक ना पहुंच पाए, एग तक ना पहुंच पाए, तो क्या होता है बच्चों, यही अनिषेचित अंडाणु टूट करके नीचे गर्भाशय में आएगा, और अनिषेचित द्वितीयक अंडाणु, ठीक है, अंडाणु कोशिका, अनिषेचित द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम का टूट करके शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया ही वो कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यह आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की परिभाषा हो गई। बच्चों, क्या होता है, जो इसमें 3 टर्म थे मेनार्के क्या होता है बच्चों, मेनार्के को हिंदी में रजोदर्शन बोलते हैं, ठीक है। जब कोई लड़की बच्चों, किसी लड़की में पहली बार जैसे रजोधर्म आना या मासिक धर्म आना प्रारंभ होता है, तो वह घटना रजोदर्शन कहलाती है। और क्या होता है बच्चों, यह जो रजोदर्शन की प्रक्रिया होती थी बच्चों, यह 11 से 14 वर्ष के बीच में होती थी। और बच्चों क्या होता था, फिर आती ही है दूसरा टर्म आता था हमारा कि ओवल्यूशन क्या होता था बच्चों, ओवल्यूशन मतलब अंडोत्सर्ग। क्या होता, इसमें क्या होगा, अंडाशय जो हमारी ओवरी होती है फीमेल की, उस फीमेल की ओवरी से निकलता है एक मैच्योर ओवा, मतलब एक परिपक्व अंडाणु। वह अंडाणु मतलब कि परिपक्व अंडाणु का अंडाशय से निकलने की प्रक्रिया ही अंडोत्सर्ग कहलाती है। अंडाशय से अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया
अंडोत्सर्ग कहलाती है। यह बच्चों 14वें दिन होता है। यदि सामान्यतः बच्चों जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है यह 14वें दिन होती है। बच्चों जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, यह LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अचानक बढ़ने के कारण होता है बच्चों। अब बच्चों मेनोपॉज जो होता है किसी भी फीमेल में या किसी भी महिला में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका आना बंद हो जाता है तो इस प्रक्रिया को या इस अवस्था को या यह घटना मेनोपॉज कहलाती है या रजोनिवृत्ति कहलाती है। बच्चों जो रजोनिवृत्ति होती है यह 45 से 50 वर्ष की आयु में होती है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी इससे पिछली वीडियो में। अब आज हम बात करेंगे बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस होते हैं उनको बात करेंगे, उनके बारे में, हार्मोन कौन से नियंत्रित करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और फिर हमारे आज की इस वीडियो में बात कर लेंगे हम फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसको नियंत्रित करने वाले हार्मोन तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको करा दूँ। तो बच्चों हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो क्या था बच्चों आपका इसमें 4 अवस्थाओं में हम MC या मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र को बांट सकते हैं। इसमें पहली प्रावस्था या पहली अवस्था को बोलते हैं बच्चों ऋतु प्रावस्था या फिर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज। यह बच्चों 1 से 5 दिनों की यह अवस्था होती है। यह अवस्था बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है वह 1 से 5 दिनों की अवस्था होती है। जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है बच्चों वह 1 से 5 दिनों की होती है। इसे ऋतुस्राव प्रावस्था बोलते हैं बच्चों। इस फेज में क्या होता है, गर्भाशय की आंतरिक पत्ररथ जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं बच्चों, वह रक्त म्यूकस तथा ऊतक टूट करके बच्चों इस अवस्था में बच्चों हमारी एंडोमेट्रियम टूटती है और उसमें ब्लड आएगा और म्यूकस तथा ऊतक टूट करके बच्चों योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड कहते हैं, पीरियड्स बोलेंगे बच्चों। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है बच्चों वह कम हो जाता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम का टूटना प्रारंभ हो जाता है। बच्चों एंडोमेट्रियम के साथ साथ बच्चों क्या टिश्यू टूटते हैं, कनेक्टिव टिश्यू टूटते हैं, म्यूकस तथा रक्त ब्लीडिंग होती है। जो ब्लीडिंग होती है बच्चों बहुत थक्के के रूप में होती है। इसमें बच्चों एंडोमेट्रियम के साथ साथ अनिषेचित अंडाणु भी रहता है इसमें टूटा हुआ। ठीक है, अनिषेचित टूटा हुआ अंडाणु रहेगा, रक्त रहता है, म्यूकस और आपका ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया तो रक्त बोल दिया, वही मतलब ऊतक, और जो हमारा रक्त होता है वह संयोजी ऊतक होता है बच्चों। म्यूकस, रक्त, ऊतक, एंडोमेट्रियम तथा अनिषेचित अंडाणु टूट करके योनि मार्ग से बाहर निकलता है बच्चों। यह प्रक्रिया या इस क्रिया को हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स बोलेंगे बच्चों। ये इस फेज में क्या होता है बच्चों, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर होता है वह कम हो जाता है और इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में कमी के कारण एंडोमेट्रियम का टूटना प्रारंभ हो जाता है। अब क्या होता है बच्चों, आपका दूसरा फेज आता है कि अब हम बात करेंगे बच्चों दूसरा फेज क्या है हमारा। तो बच्चों हमारी जो दूसरी फेज होती है उसे बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। ध्यान रखिएगा, प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज को अतिवृद्धि प्रावस्था बोलते हैं। यह बच्चों यह अवस्था जो होती है यह 6 से 13 दिनों के बीच की होती है। मतलब प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज 6 से 13 दिनों की होती है बच्चों। इस फेज में क्या होता है बच्चों, हमारी जो मतलब फीमेल होती हैं उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन निकलता है, जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं बच्चों। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और यह हार्मोन अंडाशय में उनके फॉलिकल के विकास में सहायक होता है। मतलब यह अंडाशय में जो फॉलिकल होते हैं उनके विकास में मदद प्रदान करता है या मदद करता है फॉलिकल के विकास में बच्चों। वहाँ ढेर सारे फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, तो वह ढेर सारे फॉलिकल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। जानते हैं बच्चों, ढेर सारे तो फॉलिकल्स होते हैं लेकिन डेवलप्ड कोई एक ही होता है। ठीक है,
बाकी डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, मतलब कोई एक फॉलिकल में अच्छी खासी वृद्धि होगी और वह डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा, और यही वही जो डोमिनेंट फॉलिकल रहेगा वही एग या ओवम का फॉर्मेशन करता है, या एग या अंडाणु का निर्माण करेगा बच्चों। इनमें से कोई एक, अगला हमारा पॉइंट है बच्चों, इनमें से कोई एक फॉलिकल परिपक्व होकर अंडाणु का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ढेर सारे फॉलिकल्स को एफएसएच हार्मोन ढेर सारे फॉलिकल्स को बढ़ाने या वृद्धि में मदद करता है, लेकिन सारे फॉलिकल्स विकसित नहीं हो पाते, और इन सारों में ढेर सारे फॉलिकल्स में कोई एक सेल फॉलिकल्स में अच्छा खासा ग्रोथ होगा और वह डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा, और वही डोमिनेंट फॉलिकल या प्रभावी पुटिका किसमें फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल ही अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, किस समय में फॉलिकुलर फेज में बच्चों आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्तर होता है वह बढ़ जाता है। तो गर्भाशय की इनर लेयर मेम्ब्रेन जो होती है एंडोमेट्रियम, वह मोटी होना प्रारंभ हो जाती है और नई ब्लड वेसल्स भी उसमें बनना प्रारंभ हो जाती हैं बच्चों। जो प्रोलिफरेटिव फेज में होता है उसमें किस हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा या स्तर बढ़ता है, जिसके कारण हमारी एंडोमेट्रियम या यूटेराइन इनर लेयर मेम्ब्रेन या गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी होना प्रारंभ हो जाती है, तथा उस इनर लेयर मेम्ब्रेन या एंडोमेट्रियम में नई रक्तवाहिकाएं या ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन या ब्लड वेसल्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 6 से 3 दिनों का था। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें क्या था, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है कौन सा हार्मोन, एफएसएच, जो कि फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अब बच्चों हमारा तीसरा आता है ओव्यूलेटरी फेज बोलिए या ओव्यूलेशन फेज बोलिए। इसको अंडोत्सर्ग बोलते हैं बच्चों। अंडाणु को अंड बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं, डिम्ब बोलते हैं। ठीक है, डिम्बाणु भी बोलते हैं। अंडाणु बोलिए, डिम्बाणु बोलिए, अंड कोशिका बोलिए, ये सारे एक ही नाम होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, यह फेज 14वें दिन होता है बच्चों। इस फेज में क्या होगा कि एलएच हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है बच्चों, यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिसे हम एलएच सर्ज कहते हैं बच्चों। एलएच सर्ज का मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल में या स्तर में वृद्धि को हम एलएच सर्ज बोलते हैं बच्चों। एलएच सर्ज के कारण क्या होता है, परिपक्व फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल फट जाता है, और जैसे फॉलिकल फटता है तो एक अंडाणु बच्चों फॉलिकल से बाहर निकलेगा। इसी प्रक्रिया को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो बच्चों एलएच सर्ज के कारण, ये ओवुलेशन की परिभाषा भी बन सकती है कि एलएच सर्ज के कारण या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के स्तर में वृद्धि के कारण फॉलिकल का फटना या फॉलिकल फट जाता है, जिससे फॉलिकल फट जाता है और एक अंडाशय से एक ओवम बाहर निकलता है या अंडाशय से ओवम बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाती है। तो इसकी आप परिभाषा भी बना सकते हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो। अब बच्चों यह निकला हुआ जो ओवम होता है बच्चों, यह आपका वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब चला जाएगा यह फैलोपियन ट्यूब में। बच्चों मैंने जब आपको पढ़ाया था क्या ओवम और स्पर्म, तो उसमें बताया था नॉन मोटाइल हमारा गैमेट होता है, फीमेल गैमेट। मतलब हमारे ओवम को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, इसको ले जाने में फीमेल पार्ट, जैसे ये ओवरी से निकलता है तो उसे कलेक्ट करने के लिए या संग्रहित करने के लिए फिम्बरी, उंगलियों जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे फिम्बरी बोलते हैं। ये फिम्बरी ओवा को कलेक्ट करती है या संग्रहित करेगी, और ओवर फैलोपियन ट्यूब में बच्चों एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, और वही एपिथेलियम टिश्यू धीरे धीरे ओवा को खिसकाते हैं फैलोपियन ट्यूब के ऊपरी भाग, मतलब एम्पुलरी रीजन में। वहीं एम्पुलरी रीजन में स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है बच्चों। जो कि मैंने बोला कि यहाँ
जो निकला हुआ ओवम होगा वह फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है या फर्टिलाइजेशन की संभावना होती है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, ओवम नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब बच्चों कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद नहीं जा सकता। जो स्पर्म होता है बच्चों वह मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब गमनशील है या गतिशील होता है, या वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद जा सकता है। बच्चों जो हमारा ओवा होता है या ओवम होता है वह 24 घंटे तक जीवित रह सकता है, जबकि जो हमारा स्पर्म होता है वह 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। अब बच्चों आपका अगला आता है, तो बच्चों हमारा अगला आता है ल्यूटियल फेज, जिसे हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। इसे स्रावी प्रावस्था या स्रावी अवस्था भी बोलते हैं। बच्चों यह 24 से 28वें दिन का होता है। यह फेज 14 से 28 दिन का होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस फेज में क्या होता है, जो ओव्यूलेशन के बाद बचा हुआ फॉलिकल होता है, चूँकि ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम था हमारा वो तो निकल गया और फाइलोपियन ट्यूब में चला जाता है, लेकिन जो फॉलिकल बचता है वो बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में। और यही कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, यही कार्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, यूटेरस की इनर लेयर मेम्ब्रेन, जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसे मोटा करता है, या इसी हार्मोन के प्रभाव से इनर लेयर यूटेराइन इनर लेयर मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम मोटी होती है। अब क्या होता है बच्चों, इसमें दो केस होते हैं। अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तो ये आपका एम्ब्रियो जो होता है वो यूटेरस में जाके इम्प्लांट होता है। मतलब कि यूटेरस में जाके यह इम्प्लांट हो जाएगा एम्ब्रियो। सबसे पहले हमारा फ्यूजन हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। फिर जाइगोट का बनेगा, 2 सेल्ड स्टेज जाइगोट का फॉर्मेशन होगा या निर्माण होगा। जाइगोट के बाद हमारा मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टुला, और यही ब्लास्टुला सेल्ड स्टेज आपकी जाके यूटेरस की इनर लेयर मेम्ब्रेन में इम्प्लांट हो जाती है या रोपित हो जाती है। तो अगर निषेचन हो जाता है तो ये आपका इम्प्लांट हो जाएगा और पीरियड्स नहीं आते या मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। और अगर निषेचन नहीं होता कोई फीमेल के फीमेल गैमेटी या मादा किसी भी स्त्री के मादा युग्मक तक अगर शुक्राणु नहीं पहुंचता या स्पर्म नहीं पहुंच पाता या नहीं पहुंच पाया तो यह कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है बच्चों। और आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है, जिससे जो हमारी एंडोमेट्रियम या इनर लेयर मेम्ब्रेन होती है यूटेरस की वह टूटने लगती है और नया मेंस्ट्रुअल साइकिल होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपकी चारों फेजेस हो गए। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, दो केस हुए। पहले में तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यह एम्ब्रियो हमारा यूटेरस में आके इम्प्लांट हो जाए, और अगर नहीं होता, जैसे कोई फीमेल अनमैरिड है, अविवाहित है, तो उसके पास कैसे पहुँचेगा हमारा नर युग्मक। और अगर नहीं पहुंचता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम बचा हुआ कार्पस ल्यूटियम होता है वह नष्ट हो जाता है, और यह नष्ट हो जाएगा। और इसी नष्ट हुए कार्पस ल्यूटियम के कारण प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है बच्चों, जिससे हमारी यूटेरस की मेम्ब्रेन जो होती है एंडोमेट्रियम आंतरिक परत वह टूटने लगती है, और टूट करके यह शरीर से बाहर निकल जाती है योनिक मार्ग के द्वारा, और नया आर्तोचक प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों चारों फेज में ध्यान ये रखिएगा, पहले फेज में क्या होता है, 1 से 5 दिनों का वो होता है, ठीक है, जिसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर घट जाता है। ठीक है बच्चों, इस जिससे एंडोमेट्रियम लेयर टूटना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा हमारी होती है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह 6 से 13 दिनों का होता है बच्चों। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे एंडोमेट्रियम या हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है वह मोटी होने लगती है। और थर्ड में क्या होगा आपका बच्चों, ओव्यूलेशन मतलब कि अंडोत्सर्ग। यह 14वें दिन होती है बच्चों।
इसमें क्या होगा, LH सर्ज होता है, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्तर में अचानक से वृद्धि होती है और ओव्यूलेशन हमारा हो जाता है। और फोर्थ हमारा आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज 14 से 28 दिनों का होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन अगर निषेचन नहीं होता तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है, जिससे नई मेंस्ट्रुअल साइकिल आना प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ से यह आपका टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे कि आर्तव चक्र को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, और अगर ये कार्पस ल्यूटियम बचा रहता है बच्चों तो यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए, और जो यूटेरस की इनर लेयर मेम्ब्रेन होती है वह और अधिक मोटी हो जाती है और गर्भाशय को गर्भधारण करने के लिए तैयार कर देता है यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और अगर कार्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा तो कौन गर्भाशय को गर्भधारण करने के लिए तैयार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं कि अगर निषेचन हो गया तो एम्ब्रियो हमारा एम्ब्रियो यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं प्रारंभ होगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी, जिससे प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में या स्तर में कमी आ जाएगी और हमारी नई आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आर्तव चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स। हालांकि मैंने इसको कई बार कराया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों इनमें आर्तव चक्र को बच्चों कुछ हार्मोन होते हैं जो नियंत्रित करते हैं, जिसमें आपका पहला हार्मोन है बच्चों गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो आपका पहला हार्मोन होता है बच्चों गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसे हम GnRH बोलते हैं। यह हार्मोन बच्चों हमारी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है या हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है या स्रावित होता है बच्चों। यह GnRH बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि हमारा पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है FSH हार्मोन तथा LH हार्मोन को स्रावित करने के लिए। FSH की बात, इस FSH को मैंने पहले बताया आपको कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। यह क्या करता है बच्चों, यह ओवरी में फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और यही LH हार्मोन, यह LH हार्मोन के जब लेवल में वृद्धि हो जाती है तो यह ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। यह फॉलिकल को बढ़ाएगा और यह ओव्यूलेशन कराएगा। LH ओव्यूलेशन कराता है, FSH ओवरी में आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा या फॉलिकल का विकास कराएगा या पुटिका का विकास कराता है। अब आपका अगला आता है बच्चों दूसरा हार्मोन होगा बच्चों आपका दूसरा हार्मोन होता है FSH। FSH को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। जैसा कि बताया कि ओवरी में यह फॉलिकल के विकास को नियंत्रित करेगा। LH और तीसरा हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि मैंने बताया कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड से ये भी स्रावित होगा और यह काम क्या करेगा बच्चों, LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन कराता है तथा कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में भी सहायक होता है बच्चों। चौथा आपका हार्मोन आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या कार्य होता है बच्चों, यह ओवरी में फॉलिकल्स से स्रावित होता है। जो ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करा रहा है FSH, इन्हीं फॉलिकल से हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है बच्चों। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वह एंडोमेट्रियम की वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि कराने में मदद करता है। वृद्धि कराने में, एंडोमेट्रियम की वृद्धि कराने में या वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो एंडोमेट्रियम की परत को एंडोमेट्रियम की परत की वृद्धि में सहायक होता है, एंडोमेट्रियम परत की वृद्धि में सहायक होता है। पांचवा और लास्ट हार्मोन आता है आपका बच्चों प्रोजेस्टेरॉन। यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है बच्चों। यही जो हमारा बचा हुआ फॉलिकल हो जाता है वही बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में। यही कार्पस ल्यूटियम से हमारा स्रावित हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा बच्चों, गर्भाशय को, यूटेरस को हमारे, या हिस्ट्रा बोल देते हैं यूटेरस को या बूम्ब बोलते हैं, तो यह यूटेरस को या गर्भाशय को गर्भधारण करने के लिए तैयार करता है। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का और हार्मोनल रेगुलेशन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मतलब कि हार्मोनल रेगुलेशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल
कंप्लीट होता है आपका। अब आपका अगला टॉपिक आता है बच्चों निषेचन। चूँकि हमारा दोनों गैमीट बन गए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, अब हमारी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है निषेचन में, मैं ओरली आपको सबसे पहले समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। हमारा नर से आएगा नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु आएगा, और मादा बॉडी से आएगा मादा युग्मक शुक्र अंडाणु, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन बोलेंगे, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दो कोशिकी अवस्था का निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। जाइगोट द्विगुणित होता है और हमारे नर युग्मक तथा मादा युग्मक अगुणित होती हैं। अब इसको हम देखते हैं, आपको समझाते हैं कि निषेचन वह जैविक प्रक्रिया होती है, या वह जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है बच्चों, नर युग्मक या नर जनन कोशिका बच्चों शुक्राणु जिसे बोलते हैं तथा मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं तथा युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है बच्चों। युग्मनज या जाइगोट द्विगुणित होता है, जो आगे चल कर के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, और भ्रूण आगे चल कर के शिशु में बदल जाता है बच्चों। मानवों में निषेचन की घटना जो होती है बच्चों, वह फैलोपियन ट्यूब में होती है, और फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के भी एम्पुलरी रीजन में होती है, या एम्पुला वाले भाग में होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि निषेचन हमारा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में या एम्पुला वाले भाग में होती है। तो बता ही दिया को आपके एम्पुला वाले भाग में होता है, या ऐसे भी बोला जा सकता है बच्चों को वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु आपस में संलयित होते हैं या संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। देखिए यहाँ से नर युग्मक अगुणित नर युग्मक शुक्राणु आ रहा है, यह आपका अगुणित मादा युग्मक अंडाणु है, यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, और निषेचन के फलस्वरूप हमारा युग्मनज द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो गया है, ठीक है। अब आपका बात आती है बच्चों कि निषेचन से पहले कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे ओव्यूलेशन होगा, मतलब अंडा निकलेगा ओवरी से ना, और फिर आपका ये आते हैं स्पर्म आते हैं, तब तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहले अब हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चों, निषेचन के पहले कुछ तैयारी होती है निषेचन की। तो निषेचन के पहले की कुछ घटनाएं होती हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं कि निषेचन के पहले की क्या प्रक्रिया होती है। तो अब हम उसको देखते हैं। तो बच्चों क्या होता है, बच्चों निषेचन की पहले की दो घटना होती हैं कि हमारा ओवुलेशन होगा, अंडाणु निकलेगा और शुक्राणु मादा जनन अंग तक प्रवेश करेगा। तो इन दोनों प्रोसेस को मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। महिला के अंडाशय या ओवरी में बच्चों एक परिपक्व अंडाणु निकलता है, और यह क्या करेगा बच्चों, यह परिपक्व अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है, या यह अंडाणु या एग जो होता है या ओवम होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु का वेट करता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमारा अंडाणु होता है वो 24 घंटे तक जीवित रह सकता है, और शुक्राणु 3 से 5 दिनों तक सक्रिय या जीवित रह सकता है। ध्यान रखिएगा। आपका अगला आता है कि अब अगले स्टेप में क्या होता है, शुक्राणु जो होते हैं वो मादा जनन तंत्र तक पहुंचते हैं, या शुक्राणुओं का स्त्री या मादा जनन तंत्र में प्रवेश करना होता है। ये निषेचन की पहले की दो प्रोसेस होती हैं। अब बच्चों क्या होता है, जो पुरुष होता है वह संभोग के समय लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म या शुक्राणु महिला के योनि में भेजते हैं, या शुक्राणु मतलब पुरुष द्वारा बच्चों महिला के योनि में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म भेजे जाते हैं बच्चों। ये शुक्राणु जो होते हैं वह योनि मार्ग से योनि मार्ग से गर्भाशय में जाएंगे, और गर्भाशय से होते हुए यह अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी की तरफ तैरते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या होता है, इनमें से सारे शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते बच्चों, कुछ डेड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं, ठीक है। अब आपका अगला आता है बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया होती क्या है। तो बच्चों इसमें पहला स्टेप होता है, स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम बात करेंगे।
तो पहला आता है बच्चों शुक्राणुओं का अंडाणुओं तक पहुंचना। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिएगा बच्चों, 2 सेकंड। तो बच्चों पहला स्टेप होता है शुक्राणु मतलब निषेचन की घटना या स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन में पहला स्टेप होता है शुक्राणुओं का अंडाणुओं तक पहुंचना या शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना। बच्चों जो कुछ बच्चे कुछ स्पर्म होते हैं जो योग्य होते हैं, जो मतलब कि तैरने में बहुत सक्षम होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो बड़ी मेहनत करके या फिर बहुत संघर्ष के बाद ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव या फिर जो वेजाइनल पाथ होता है या फिर रिप्रोडक्टिव पाथ होता है, रास्ता होता है, वह बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ होता है शुक्राणुओं के लिए। ठीक है, बहुत सारे तो फंस के मर जाते हैं, बहुत सारे डेड हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, कुछ गिने चुने ही पहुंच पाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा कि अब क्या होता है कि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा बच्चों, जिनमें से कुछ ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा कि कोरोना मतलब कि अंडाणु के बाहर या अंडाणु जो होता है वो हमारा अंडाणु के बाहर 2 लेयर पाई जाती है, 2 परत पाई जाती है। पहली परत को हम कोरोना रेडिएटा बोलेंगे और दूसरी परत को जियोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, जियोना पेल्यूसिडा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा निषेचन में क्या होता है, शुक्राणुओं को बच्चों इसी निषेचन मतलब निषेचन की प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले इन दोनों परतों को तोड़ना आवश्यक होता है कि कोई शुक्राणु इन दोनों परतों को तोड़े तब जाके वह अंदर घुसे और निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करे। अब अगला स्टेप आता है बच्चों, शुक्राणु जब पहुंच जाता है अंडाणुओं तक तो अगला होता है कैपेसिटेशन। तो बच्चों इसमें क्या होता है वो मैं उसको बताता हूँ कि अभी इस प्रोसेस में क्या होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, पुरुष शुक्राणु जो होते हैं वो पुरुष के शरीर से निकलते समय पूरी तरह से बच्चों फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए सक्षम नहीं होते या तैयार नहीं होते बच्चों। और ये जो शुक्राणु होते हैं वो महिला के शरीर में कुछ समय तक रहने के पश्चात ही सक्रिय होते हैं तथा सक्षम होते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को करने में। मतलब उनमें इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो बने और तुरंत निषेचन की प्रक्रिया वो कर दें, ऐसा संभव नहीं है। वो जाते हैं, कुछ समय तक फीमेल की बॉडी में रहेंगे, तब जाके उनमें क्षमता आती है कि वो निषेचन की प्रक्रिया को पूरी कर सकें। अब बच्चों कैपेसिटेशन प्रोसेस जो होती है बच्चों, वह फैलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी तथा गर्भाशय की मध्य में होती है। जो फैलोपियन ट्यूब में गर्भाशय तथा फैलोपियन ट्यूब में कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है बच्चों। यह जो प्रोसेस होती है लगभग 5 से 7 घंटों की होती है। लगभग इनका जो समय लगता है कैपेसिटेशन प्रोसेस में वह 3 से 5 से 7 घंटे का होता है। अब बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, जब स्पर्म में जब कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, जब यहाँ होना चाहिए जब शुक्राणु में कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है बच्चों, तो इस प्रोसेस के फलस्वरूप शुक्राणुओं की गतिशीलता बढ़ती है बच्चों। मतलब वो इतना कैपेबल हो जाता है या इतना वो योग्य हो जाता है कि वह जा करके किसी अंडाणु को भेद सके और निषेचन की प्रक्रिया को कर सके। उसमें इतनी पोटेंशियल या क्षमता या योग्यता आती है कैपेसिटेशन प्रोसेस के फलस्वरूप। अब थर्ड में आता है बच्चों एक्रोसोमल रिएक्शन। बच्चों एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा कि शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु के हेड वाले रीजन मतलब कि शीर्ष वाले भाग में, जब मैंने आपको शुक्राणु पढ़ाया था तो उसमें बताया था बच्चों कि जो हेड वाला रीजन होता है उसमें एक्रोसोम पाया जाता है। और इसी एक्रोसोम में पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसे हम हाइड्रोल्यूरिनोडोज बोलते हैं, या एक्रोसिन, तथा एक्रोसिन एंजाइम पाया जाएगा तथा हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाएगा तथा एक्रोसिन एंजाइम पाया जाता है बच्चों। यह एंजाइम क्या करेगा बच्चों, अंडाणुओं की परत को तोड़ने या पचाने में सहायता प्रदान करता है और शुक्राणु जैसे ही इन दोनों परतों को तोड़ता है अंदर प्रवेश कर जाता है बच्चों। अब
फोर्थ स्टेप में क्या होता है, शुक्राणु जो होता है वो हमारा जोना पेलुसिडा को पार करना पड़ता है। इस प्रोसेस में क्या होगा, शुक्राणु जोना पेलुसिडा को भेद करके अंदर अंडाणु की झिल्ली में प्रवेश करता है या अंडाणु की झिल्ली तक पहुंचता है। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है बच्चों, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होगा, मतलब नर युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु, जो कि दोनों अगुणित ही हैं, ठीक है, मिलेंगे और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्रोसोम में हमेशा ध्यान रखिएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम तथा एक्रोसिन एंजाइम पाए जाते हैं, जो ओवा की वाल्व को या ओवा की दीवार को पचाने में मदद प्रदान करते हैं, मदद करते हैं। तो बच्चों क्या होता है, 5वां स्टेप की हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या होगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलन होता है या संगम होता है या फिर मिलना होता है। तो बच्चों नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक अंडाणु तथा मादा युग्मक नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को हम युग्मक संलयन बोलेंगे, ठीक है। मिलेंगे और मिलने के बाद सिक्स स्टेप में होगा जाइगोट का निर्माण। अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने के फलस्वरूप बच्चों एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है। बच्चों युग्मनज आने वाली संतति की पहली कोशिका होती है। जो युग्मनज होती है बच्चों, वह आने वाली संतान की पहली कोशिका होती है। बच्चों निषेचन के फलस्वरूप बच्चों एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है बच्चों। और फिर क्या होता है, जो जाइगोट होता है या युग्मनज होता है बच्चों, इसमें लिंग का निर्धारण होता है। मतलब क्या होता है, इसमें आने वाली संतति लड़की होगी कि लड़का होगी, इस बात का निर्धारण होता है बच्चों। और लिंग निर्धारण के पश्चात क्या होगा, भ्रूण का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अब लिंग का निर्धारण होता कैसे बच्चों, तो जो हमारा शुक्राणु होता है या नर युग्मक होता है या पिता होता है, वह हमेशा एक्स क्रोमोसोम देता है। सॉरी बच्चों, जो अंडाणु या मादा युग्मक होता है वह हमेशा एक्स क्रोमोसोम दे सकता है या देता है बच्चों, जबकि जो शुक्राणु होता है वह एक्स तथा वाई दोनों दो तरह के लिंग गुणसूत्र को दे सकता है। अब ये लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं बच्चों, जब मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण पढ़ाया था तो मैंने वहाँ आपको डिटेल में बताया था। तो बच्चों क्या होता है, जब पिता का एक्स क्रोमोसोम माता के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो आने वाली संतति लड़की होगी, और अगर ये माता का लिंग गुणसूत्र पिता के वायु लिंग गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़का होगा। तो बच्चों 50-50 प्रतिशत संभावना होती है कि आने वाली संतति लड़की हो सकती है और लड़का हो सकती है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे आने वाली संतति के लिंग का निर्धारण होता है बच्चों, वह शुक्राणुओं के द्वारा होता है। आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में निम्नलिखित में से या फिर ऐसे अतिलघुत्तरी में पूछा जा सकता है कि बच्चे की आने वाली संतति के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों द्वारा होता है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आने वाले बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों या शुक्राणुओं के द्वारा, शुक्राणुओं के गुणसूत्रों के द्वारा या पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा आने वाली संतति के लिंग का निर्धारण होता है। अब निषेचन प्रक्रिया के बाद क्या होता है बच्चों, निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारा जाइगोट में लगातार विदलन होता है या विभाजन होता है बच्चों। इस विभाजन के फलस्वरूप बच्चों मॉरूला का निर्माण होता है। मॉरूला के बाद ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है और 32 सेल स्टेज को हम ब्लास्टुला बोलते हैं बच्चों। यही ब्लास्टुला अवस्था या ब्लास्टुला कोशिकीय अवस्था आगे चल कर बच्चों गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में आकर चिपकती है, जिसे हम रोपण कहते हैं। तो बच्चों निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट में लगातार होता है समसूत्री विभाजन या विदलन। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो विदलन होता है, विदलन के फलस्वरूप 2 से 4 कोशिकाएं बनती है, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कोशिकीय अवस्था ब्लास्टुला आगे चल कर के बच्चों
ब्लास्टुला सेल स्टेज आकर के आपकी गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में आकर चिपक जाती है। यह घटना रोपण कहलाती है। तो अब निषेचन के बाद मैंने रोपण भी करा दिया, रोपण की प्रक्रिया को समझा दिया आपको। अब आपका बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद आपका लैक्टेशन मतलब दुग्ध स्रावन तथा प्रसव लास्ट स्टेप, यही दोनों टॉपिक बचे हुए हैं इस अध्याय में आपसे। तो बच्चों आई होप दिस हेल्प। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।